नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। रुपेश हत्याकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से। अब से थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पर जांच के लिए पहुंचे पटना पुलिस के डीएसपी राजेश प्रभाकर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड से जुड़े कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। हालांकि ये क्या है और किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस बारे में उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। लेकिन हत्याकांड की कुछ ही घंटों के बाद पटना पुलिस ने सुराग मिलने का बड़ा दावा किया है। से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग कुछ क्लू मिला है, हम लोग उस पर काम सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिला है, कर रहे हैं काम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें हैं जो हम उस पर काम निश्चित रूप से कुछ है हम लोग के पास क्लू, आगे हम लोग काम कर। क्या पटना एयरपोर्ट पर जांच के लिए भी पहुंचे हैं आप? अब छानबीन कई जगह हो रही है, हमारी टीम कई जगह काम कर रही है, तो उसी में हम लोग गहराई से सारी बिंदुओं पर देख रहे हैं। ठीक। तो जिस तरीके से यहाँ पुलिस के जो अधिकारी पहुंचे हैं, उन्होंने ये तस्वीर क्लियर की कि कुछ सुराग उनके हाथ लगे हैं और अभी पड़ताल जारी है, इसलिए क्या है वो नहीं बताया जा सकता है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, किस तरीके का सुराग हाथ लग सकता है और क्या अब ये इस बात का संकेत कि जल्द ही बदमाश गिरफ्त में होंगे? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन का यह दावा है कि इस पूरे मामले का जल्द ही खुलासा हो जाएगा और डीएसपी जो हैं एसआईटी के टीम मेंबर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और उसमें उनको क्लू भी मिला है। मतलब पुलिस को कहीं ना कहीं सुराग मिली है और यही वजह है कि आज एयरपोर्ट पर एसआईटी के टीम के जो मेंबर हैं वो वहां पर पहुंचे थे। हालांकि एसआईटी और एसटीएफ दोनों टीम जांच कर रही है और दोनों जो टीमें हैं कल रात से ही लगातार पटना के कई इलाके में लोगों से संपर्क भी करने की कोशिश कर रही है और जो सीसीटीवी में 2 लोग आते जाते दिखे हैं उसको लेकर भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जांच किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर डीएसपी ने यह कुछ कहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको सुराग मिला है और शायद यही वजह है कि पटना पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि इस पूरे मामले में जल्दी खुलासा होने वाला है। ठीक है, चंद्रमोहन रहिए साथ। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश की हत्या के बाद इलाके में दहशत बनी हुई है। हाउसिंग सोसाइटी के बाहर सरेआम हुई इस हत्या से हर कोई सकते में है। साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बदमाशों के गायब होने से भी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जबकि हत्या की वजह से रुपेश का पूरा परिवार बिखर गया है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पिता भी कुछ कह पाने की हालत में नहीं है। रुपेश के अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव छपरा में तैयारियां हैं। पटना के पौष इलाके में हुई इस हत्या के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पटना से। वहां के एक पौष इलाके में सरेआम हुई हत्या के बाद पुलिस ने एसआईटी को जांच सौंप दी और इस हत्या से इलाके के लोग डरे हुए हैं। एक दिन पहले कुछ बदमाशों ने ऑफिस से लौटते वक्त इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह पर उन्हीं की हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हमला कर दिया और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। जब तक लोग रुपेश के पास पहुंचते तब तक बदमाश वहां से फरार हो गए। बदमाशों की ताबड़तोड़ की गई फायरिंग में रुपेश को 10 गोलियां लगी हैं और उनकी गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। आशंका ये भी कि ये बदमाश रुपेश के वहां पहुंचने से पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो सोसाइटी के गेट पर पहुंचे उन्होंने हत्या को अंजाम दिया और फरार हो गए। हैरानी की बात यह भी कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त सोसाइटी का गार्ड जो है था वो भी गेट पर मौजूद नहीं था और किसी ने भी इन बदमाशों को नहीं देखा। इनकी संख्या कितनी थी किसी को पता नहीं है। हालांकि गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई और सोसाइटी के गेट पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन बदमाश वहां से भाग गए, जिसके बाद लोगों ने रुपेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, देखिए, सोसाइटी का सीसीटीवी तो खराब था, आसपास क्या सीसीटीवी थे जिनको देखकर अंदाजा लगाया जा सके कि कितने बदमाश वहां पहुंचे थे और क्या इससे पहले उन्होंने रेकी भी की थी? बिल्कुल, देखिए, जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे उसका तो
सीसीटीवी खराब था और ख़राब पाया गया है, लेकिन उस रोड में जब पुलिस आगे बढ़ी तो वहाँ पर एक बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें से फुटेज निकाला गया है और उसमें ही 2 लोग मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखे हैं, जिस बिना पर पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही यह भी जो एसटीएफ की टीम है वो भी जांच कर रही है। तो पुलिस यह साफ तौर पर दावा कर रही है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से रुपेश 7:15 पर अपने गेट पर पहुंचे थे और पहले से घात लगाए वहां पर अपराधी मौजूद थे, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी रेकी भी की जा रही थी कि वो एयरपोर्ट से कब निकलते हैं, कब घर पहुंचते हैं, और जब वो एयरपोर्ट से निकले होंगे तो कोई ऐसा लाइनर होगा जो वो अपने बैठे हुए उनके घर के आसपास अपराधियों को यह बताया होगा कि अब वो एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। और यही वजह है कि जैसे ही वो 7:15 पर अपने घर पर पहुंचे तभी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उनकी मौत हो गई। तो पुलिस साफ तौर पर यह मान रही है कि ये जो अपराधी हैं ये सातिराना तरीके से अपना खेल खेले हैं और ये एक्सपीरियंस वाले हैं। शायद यही वजह है कि प्रशासन भी है जो वो फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और यह माना जा रहा है कि जो एसआईटी और एसटीएफ दोनों जांच कर रही है, ये दोनों 2 दिशा में जांच कर रही है। जो एसआईटी की टीम है उसमें विनय तिवारी जो पटना के सेंट्रल सिटी एसपी हैं उनके नेतृत्व में यह पूरे मामले की जांच चल रही है, जिसमें 2 डीएसपी और 3 थानाध्यक्ष हैं। तो वहीं जो साथ एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। हत्याकांड की जानकारी देखिए मिलते ही, जैसा जिक्र आप कर रहे हैं, जांच के लिए एसटीएफ के अधिकारी उनके घर पर भी पहुंचे और वारदात वाली जगह का मुआयना भी किया। पुलिस ने रुपेश सिंह की कार में मिले मोबाइल को भी खंगाला और उस शख्स को भी पूछताछ से की जिससे आखिरी बार रुपेश की बात हुई थी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है और शुरुआती जांच के बाद पुलिस को शक है कि हत्या को पेशेवर अपराधियों ने अंजाम दिया है। वहीं डीएम के आदेश पर रात में ही मैनेजर रुपेश सिंह का पोस्टमार्टम भी कर दिया गया, जिसके बाद उनके शव को उनके गांव भेज दिया गया और ये बताया गया कि हत्या से 2 दिन पहले ही इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह परिवार के साथ गोवा में छुट्टी मनाकर लौटे थे। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं और ऑफिस से जब ये लौटे हैं तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। चंद्रमोहन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या अभी तक आ पाई है? क्योंकि कल रात में ही पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जिसमें जो आईजीआईएमएस के डायरेक्टर हैं वो उसमें शामिल थे और साथ ही वहाँ के सीनियर डॉक्टर शामिल हैं। और अभी पुलिस को यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब जल्द ही इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा। और जो उनके घर पर, रुपेश के घर पर मौजूद थे, उनके दोस्त बिट्टू सिंह जो उनको लेकर अस्पताल तक पहुंचे थे, उनको डॉक्टरों ने बताया कि 8 से 10 जगह सुराख पाए गए हैं शरीर में, मतलब 8 से 10 गोली का इस्तेमाल हुआ है, जबकि प्राइमरी जांच में 6 गोलियों की बात सामने आई थी। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि कितनी गोलियां लगी हैं और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आ जाएगा। वहीं किस हथियार का उपयोग किया गया है इस हत्याकांड में, इसको लेकर भी खुलासा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर 6 गोलियां मारी गई हैं रुपेश को, जो प्राइमरी जानकारी में बातें सामने आई है, उससे तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि जो अपराधी थे वो सातिराना तरीके से उनके घर पर पहले से घात लगा कर बैठे थे और जैसे ही रुपेश पहुंचे तब उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। ठीक है, रहिए चंद्रमोहन अब साथ। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह का शव जब पटना से उनके गांव पहुंचा तो इलाके में मातम पसर गया। गांव में हर घर का चौका चूल्हा बंद हो गया और गांव में चित्कार की आवाज गूंजने लगी। रुपेश सिंह की मौत पर किस तरह उनके गांव में हर तरफ दर्द की लहर फैल गई, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। घर ही नहीं, गांव का लाडला जब सफेद कपड़ों में लिपट कर लौटा तो क्या अपने और क्या पराए, हर किसी की आंखें भर आईं। और जो खुद पर सब्र नहीं रख सके वो फूट फूट कर रो पड़े। कौन किसे दिलासा दिलाए और कौन किसके आंसू पोंछे। यहाँ तो सबने अपने अपने आंसू रोक रखे हैं।
दूसरों को रोके तो खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाए। घर वालों के लिए ये आसमान सिर पर टूटने जैसा था। छपरा के इसी सौरी गांव में मिट्टी में खेलकूद कर बड़े हुए थे रुपेश। यहीं से उन्होंने जिंदगी में उड़ान भरने का सपना देखा और इंडिगो के मैनेजर के रूप में देश के कई हिस्सों को जाना था। आज जब उनका शव गांव आया तो हर जगह से चित्कार की आवाज आ रही थी। और इसी चित्कार में एक ऐसी आवाज थी जिसके बुढ़ापे की लाठी टूटी थी, और वो थे रुपेश के पिता। कलेजा चीर देने वाली ये आवाज हर दिल में हुक और हर जिगर में टीस पैदा कर रही थी। तो कई चेहरे बुझे बुझे नजर आए और पूरे गांव में मातम का मंजर दिखा। हर किसी को इसी बात का मलाल है कि जहां से बिहार की सत्ता चलती है, उस जगह से महज कुछ मीटर के फासले पर अगर उनके गांव का चिराग बुझ जाए तो वो किससे शिकायत करें और किससे इंसाफ की उम्मीद। बहुत दर्दनाक घटना है। और यदि वहाँ सरकार के होते हुए, जहाँ विधानसभा, जहाँ सीएम बैठते हैं, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, उसे 200 गज की दूरी पर निर्मम हत्या हुई है और अपराधी मार कर खुलेआम चले गए, तो ये तो बहुत निंदनीय बात है सरकार। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ही जनता ने सुशासन बाबू नाम दिया हो, जिस जगह से कुछ ही दूर बिहार की विधानसभा हो, जहां से पटना के आला अधिकारियों के घर जाने में चंद मिनट लगे, ऐसे सुरक्षित इलाके में शाम ढलने और रात गहराने से पहले ही किसी की हत्या हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि गांव वाले अभी हत्याकांड पर गुस्सा भी नहीं जता पा रहे हैं। उनका मातम इतना बड़ा है कि उन्हें इस वक्त भी केवल रुपेश की अच्छाइयां ही याद आ रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति हर 24 आवर्स रहते थे, सेवा में करते हैं। बहुत दुख की बात है जो वहाँ दरवाजे पे चढ़ के गोली मार दिया गया। रुपेश को जानने वालों के हर शब्द से दर्द दस्तक दे रहा है। हर कोई किसी तरह खुद पर काबू रख पा रहा है। आज जो शख्स सफेद चादर में फर्श पर गहरी नींद में हमेशा के लिए सो गया है, वो कभी किसी जरूरतमंद की एक आवाज पर हाजिर हो जाता था, लेकिन आज तमाम लोग उसे झकझोर रहे हैं और वो है कि उठने को तैयार नहीं। पिता की चित्कार, परिवार की चीख और गांव वालों का ये मातम बिहार के कर्ता धर्ताओं को हिला रही है। कानून व्यवस्था चलाने वालों के लिए इस चित्कार में संदेश है, सुन सके तो जरूर सुन ले। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी रुपेश हत्याकांड पर पटना पुलिस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इस घटना को पुलिस का निकम्मापन बताया, उन्हें निलंबित करने की मांग की। बात करते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह से। सर, जिस तरह से पटना में हत्या हो जाती है इंडिगो के स्टेट हेड की, कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यह सवाल तो पैदा करता है, बहुत ही गंभीर बात है। एक इंडिगो का स्टेट हेड का हत्या हो जाना, और बहुत ही वो लड़का बहुत ही पॉजिटिव था। कोई भी जाते थे पैसेंजर्स, हम लोग को याद है, तो तुरंत आकर के सहायता वगैरह करता था। यह पटना पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। एकदम बिल्कुल साहब, ये निकम्मापन पुलिस का दर्शाता है। मैं तो यही कहूँगा, वहाँ पर आसपास जरूर चेक पोस्ट रहा होगा, जरूर नाका रहा होगा। वो लोग कर क्या रहे थे? सरेशाम कैपिटल में हत्या हो जाए, यह बड़े शर्म की बात है, पटना पुलिस के लिए शर्म की बात है। और मुझे तो लगता है कि उस क्षेत्र के जो भी पदाधिकारी लोग हैं उनको तो निलंबित कर दिया जाना चाहिए। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की और उम्मीद जताई कि पुलिस जल्द ही इन हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी।
देखिए बहुत अच्छे इंसान थे, सभी लोगों से उनके बहुत ही मधुर संबंध थे, अटूट सेवा भाव था, सबकी मदद करते थे, सबकी सेवा करते थे। हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पुलिस हत्यारों को खोज ले। हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में धैर्य का परिचय देना चाहिए और पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से उनके हत्यारों को पटना पुलिस खोज लेगी। चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। चंद्रमोहन, देखिए एसआईटी का गठन हुआ है, क्या उनके अधिकारी पहुंचे हैं एसआईटी के, जांच आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए जो एसआईटी की गठन हुई है उसमें पटना सिटी के सेंट्रल एसपी हैं विनय तिवारी, उनके नेतृत्व में इस एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें 2 डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर शामिल हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो एक डीएसपी हैं अपने इंस्पेक्टर के साथ एयरपोर्ट पर जांच के लिए पहुंचे हैं और तकरीबन 2 घंटे का वक्त हो गया है, जहां पर लगातार जांच चल रही है और जो इंडिगो के अधिकारी हैं उन लोगों से भी पूछताछ चल रही है, जो कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है कि कहीं किसी तरह की किसी से अदावत तो नहीं थी, या फिर पुलिस ये भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि जो रुपेश सिंह है उनकी पहले किसी से पुरानी रंजिश तो नहीं थी। तो पूरे मामले की जांच चल रही है और 2 टीम इसमें पूरी तरह से जांच कर रही है, जिसमें एक तरफ एसआईटी है तो दूसरी तरफ एसटीएफ है। एसटीएफ की टीम भी रात से जांच कर रही है और एसआईटी की टीम भी कल रात से ही लगी हुई है। और जो सीसीटीवी में फुटेज मिला है जिसमें 2 लोग जाते हुए दिखे हैं मोटरसाइकिल पर, उनकी भी तलाश तेज कर दी गई है कि आखिर कौन वो शख्स थे जो उस इलाके से गुजरे थे। और उसी फुटेज में वो भी दिख रहे हैं कि वो थोड़ी देर पहले उस इलाके में गए थे और फिर वापस आए थे। तो कहीं ये हत्यारे वही तो नहीं है, इसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप रहिए साथ। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या से सनसनी इस वक्त फैली हुई है। हत्याकांड की जांच के लिए पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। पटना पुलिस को हत्याकांड वाले इलाके की एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसमें 2 बाइक सवार भागते दिखे। पुलिस को इन दोनों युवकों की तलाश है। पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या। अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर हत्या। हत्याकांड से बिहार में हड़कंप। एसआईटी ने शुरू की रुपेश हत्याकांड की जांच। बिहार की राजधानी पटना के पौष इलाके पुनाईचक में मंगलवार की शाम हथियारबंद बदमाशों ने उनके अपार्टमेंट के गेट पर उनकी गाड़ी में ही गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पूरा इलाका छावनी में बदल गया। रुपेश को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समासादी घटना है। एक रुपेश कुमार हैं, इंडिगो में मैनेजर थे, उनको गोली मारी गई है। इलाज के लिए उनको पारस ले जाया गया है, वहाँ भी हमारी टीम कैंप कर रही है। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं। और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है, बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ ना तो कोई सुराग आया और ना ही कोई चश्मदीद। पुलिस पहुंची तो रुपेश को जिस गाड़ी में गोली मारी गई थी उसकी लाइट जलती मिली। अब इस मामले की जांच एसआईटी के साथ एसटीएफ कर रही है। हत्या के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, तो वहीं एसटीएफ भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और हम अभी मौजूद हैं उसी अपार्टमेंट के पास जहां कल 7:15 के करीब रुपेश
पहुंचे थे अपार्टमेंट में अंदर जाने के लिए, और गेट के पास जैसे ही वो पहुंचे उसके बाद उनके ऊपर अपराधियों ने गोली की बौछार कर दी। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो उनके गाड़ी के शीशे हैं वो बिखरे पड़े हैं, और वो खुद गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पर पहुंचे थे, और अंदर जब तक जा पाते तब तक अपराधियों ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, और उनको जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता उनकी मौत हो चुकी थी। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में 10वीं और 12वीं तक के स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो 18 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। दीपक रावत जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। दीपक। अर्पिता, ये इसलिए ऑर्डर आया है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 4 मई से जो है बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। उससे पहले प्री बोर्ड होता है और आपके जितने भी ज़्यादा एग्जाम्स होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा गया कि जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी कर सकें, इसलिए अब ये कहा गया है कि अभिभावकों की सहमति के साथ बच्चे जो है स्कूल आ सकेंगे। खाली 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये ऑर्डर आया है, और इसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि जो SOPs होती हैं, जो प्रोटोकॉल होते हैं कोविड के, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि सैनिटाइजेशन और जिस तरीके से एक चीज़ का जो थर्मल स्कैनिंग होती है वो की जाती है, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। लेकिन ये भी साफ कहा गया है इस ऑर्डर में कि अगर अभिभावकों की सहमति होगी तभी ही बच्चे जो है वो स्कूल आ पाएंगे, उसके बगैर उनको स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। तो साफ तौर पर ये बहुत दिनों बाद अब दिल्ली में स्कूल खुलने की तैयारी है, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं के चलते ये काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि बच्चों की तैयारियां हैं वो घर पर पूरी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में अब स्कूल में टीचर्स के वो साथ बैठेंगे, उनसे तैयारी कर सकेंगे आसानी से। ठीक है दीपक, जरा ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि अभिभावक अगर ये तय करते हैं, यानी अभिभावक अगर इसके लिए राजी होते हैं तो ये किया जा सकता है, तो क्या इसके लिए कोई मीटिंग भी होगी अभिभावकों के साथ? क्योंकि अगर ये फरमान दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से तो स्कूल तो इसको फॉलो करेंगे, और फिर अभिभावकों पर एक प्रेशर होगा कि अपने बच्चों को भेजिए, नहीं वो पीछे छूट जाएंगे पढ़ाई में। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो है अब सर्कुलर जो है तमाम स्कूल्स तक पहुंचा दिया गया है। ऐसे में स्कूल्स जो हैं वो अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स से बातचीत करेंगे, उनको ये कहेंगे कि अगर वो एक लेटर, एक फॉर्म होता है उसको फिल करना होगा, उसमें साफ तौर पर कहना होगा कि उनको हामी भरनी होगी। अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को अभी स्कूल भेजना है तो भेज सकते हैं, अगर वो चाहेंगे कि नहीं जाना है तो उन पर कोई दबाव जो है स्कूल नहीं डाल सकता। तो साफ तौर पर यह है कि अभिभावकों के ऊपर है, वो चाहें तो अपने बच्चे को प्रिपरेशन के लिए स्कूल भेज सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर स्कूल्स पर भी ये दबाव था कि प्रैक्टिकल की तैयारी करवानी है, प्री बोर्ड की तैयारी करवानी है। अब बोर्ड के जो परीक्षाएं नज़दीक है, 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों के साथ लगातार जो है स्कूलों को ये कहा गया था कि कनेक्शन बना के रखिए। जिस दौरान भी अभी स्कूल बंद थे ये भी साफ तौर पर कहा गया था, बीच में भी लगातार ये ऑर्डर। ठीक है, यानी जो अभी जानकारी है कि 18 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। दीपक रहिए जरा साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है वैक्सीन अभियान को लेकर। सूत्रों के मुताबिक 16 जनवरी से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े टीका लगाने के अभियान की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी इसी दिन कोविन ऐप की भी उसको भी लॉन्च करेंगे, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो 16 तारीख से आपको बता दें टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी है। स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और इसी के साथ साथ कोविन ऐप भी इसी दिन लॉन्च होगा। मैंने अपील की थी केंद्र सरकार से, मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी, 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है, और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। उधर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप कई शहरों में पहुंच गई है। मुंबई, जयपुर, पटना और वाराणसी समेत कई शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन को स्टोर रूम में पहुंचाया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, मुंबई, वाराणसी
और करनाल की तस्वीरें, जहां पर अब वैक्सीन के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई जगहों पर पहुंच चुकी है ये वैक्सीन। अब यहां स्टोरेज से ये जो रूम बनाया गया है, यहां से अलग अलग जो केंद्र बनाए गए हैं जहां पर टीकाकरण होना है, वहां तक भी ये वैक्सीन ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा के बीच राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। एक दिन पहले ही कोविशील्ड की 2,64,000 डोज आई थी। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं, भवानी हमारे साथ जयपुर से इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से पहले जयपुर का भी हाल जान लेते हैं। भवानी, वहां पर भी क्या वैक्सीन पहुंचने का सिलसिला जारी है अभी? देखिए इस वक्त मैं स्टेट वैक्सीन स्टोर के अंदर हूँ और अभी कुछ देर पहले ही भारत बायोटेक की 50,000 डोज है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पर कोविशील्ड की 4,40,000 डोज आएगी। यहाँ पर ये देखिए कि ये स्पेशली जो वैक्सीन वैन है वो उसी के लिए तैयार कराई गई है। अभी कुछ देर पहले आई है। किस तरीके से फूल मालाओं से इसको सजाया गया, जिस वक्त वैक्सीन आई है उस वक्त यहाँ पर ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। और ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ से इसके बाद में यहाँ ये सामने जो कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर रखा गया अंदर है अभी जो बड़े रेफ्रिजरेटर है। तकरीबन राजस्थान के अंदर 3 ऐसे स्टेट वैक्सीन स्टोर है, एक जयपुर के अंदर, एक उदयपुर के अंदर और एक जोधपुर के अंदर, जहां 1 करोड़ वैक्सीन रखने की क्षमता है। यानी कि 1 करोड़ वैक्सीन रख सकते हैं। और पहले फेज़ के अंदर 4.5 लाख का कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया गया हेल्थ केयर वर्कर का। आप बताएं, वैक्सीन आई, कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी हो रही है, राजस्थान को वैक्सीन मिली। और आप लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं? हाँ। तो आपको खुशी होगी सबसे पहले आप ही को लग रही है? तैयार है? आपने रजिस्ट्रेशन कराया? रजिस्ट्रेशन करवा रखा है हमने। सबसे पहले हम वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। आपने भी करवा लिया? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो आज आ गई वैक्सीन? आ गई? हाँ वैक्सीन आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन। तो इतने लंबे समय से आप फील्ड में काम कर रहे थे, काफ़ी सारी इन दिक्कतों के बीच में, तो आपको लग रहा होगा कि बड़ी चिंता होगी परिवार को, बाकी सबको। अब सब खुश है परिवार में? नहीं, अब बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन आने से बहुत ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। इंतजार है आपको? हाँ जी। कब लगेंगे? आपको मैसेज आया कुछ? वैक्सीन 16 तारीख के बाद स्टार्ट होगी। आपको कब लगाएंगे? आपको 16 को ही है? नहीं, अभी तो डिसाइड करेंगे कब। आप मैसेज नहीं आया? अभी कोई मैसेज नहीं आया ना? अभी तक तो अभी मैसेज नहीं आया, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लिया। देखिए कि ये हेल्थ केयर वर्कर हैं जिन्होंने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया। एक पीछे तस्वीर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती थी। ये वो है जहाँ पर जो सैंपल लिए जाते थे जो कोरोना के लिए, लेकिन अभी देखिए कि बिल्कुल खाली नज़र आ रहा। अब 2 तस्वीरें, सुखद तस्वीरें देश के लिए। पहली ये कि वैक्सीन आ गई, दूसरा जो कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कतार लगती थी वहाँ पर भीड़ अब कम हो गई है। तो जयपुर के अंदर पूरी तैयारी है। लगभग 18,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया गया, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने के लिए। राजस्थान के अंदर 282 सेंटर है जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है। जी ठीक है भवानी, रहिए जरा साथ। दीपक का भी रुख कर लेते हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं। दीपक, यहाँ पर तो आज अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि यहाँ फ्री में सबको वैक्सीन लगेगी। इंतजाम क्या है वैक्सीनेशन से पहले? अर्पिता, इस वक्त राजीव गांधी अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं जहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, दिल्ली का एकमात्र, जहां तमाम जो वैक्सीन है वो अब पहुंच चुकी है। करीबन 2,84,000 डोजेज जो हैं वो पहुंची हैं। कल कुछ वैक्सीन आई थी और आज भी कुछ आई हैं, लेकिन इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये यहाँ पर आपको कंटेनर जो नजर आएंगे, दरअसल इन कंटेनर में आप देखिए जो वैक्सीन है उनको भरा जा रहा है। अब यहाँ कोल्ड स्टोरेज से जो वैक्सीन है वो अलग अलग उन सेंटर्स पर ले जाया जा रहा है जहाँ पर 16 तारीख से वैक्सीन लगनी है। तो लगातार जो है वो कंटेनर यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं और इन कंटेनर को भरा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको भेजा जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में जितने सेंटर्स बनाए गए होंगे उन्हीं सेंटर्स पर इस वैक्सीन को ले जाया जाएगा। और जो बड़े बड़े बॉक्सेस जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे थे उनको भी इस तरीके से अब तैयार किया गया। ये देखिए सामने किस तरीके से जो बॉक्सेस हैं वो एक एक करके उनको अब ट्रकों में भरा जा रहा है। ये जो ट्रक है, जो आपको कंटेनर नजर आ रहे हैं, ये भी रेफ्रिजरेटेड है। इनको भी इस तरीके से इनका तापमान सेट किया जाता है कि ताकि वैक्सीन को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर मिले। तो यहाँ से एक एक करके इन कंटेनर में ये देखिए वैक्सीन के जो बॉक्सेस हैं उनको भरा जा रहा है और यहाँ से अलग अलग सेंटर्स पर ले जाया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजीव गांधी की, जहाँ पर अब वैक्सीन को अब सेंटर्स पर ले जाया जा रहा है। ठीक है दीपक, आप रहिए साथ। देखिए, देश का वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो बेहद अहम दौर में पहुंच गया है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से भेजी गई वैक्सीन की पहली खेप देश के 14 शहरों में पहुंच रही है। जल्द ही भारत बायोटेक की तरफ से भी 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज पहुंचा दी जाएगी। भारत में वैक्सीन प्रोग्राम के इसी दौर के साथ उस विजय पथ की भी नींव पड़ गई जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया अपनी नजरें टिकाए बैठी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है। वायरस पर टीके का शक्ति प्रहार, महामारी के खिलाफ वैक्सीन का महाअभियान, शहर शहर थमेगा कोरोना का कहर। भारत में वैक्सीन का विजय पथ। देश जिस घड़ी का शिद्दत से इंतजार कर रहा था वो घड़ी अब भारत के दरवाजे तक आ चुकी है। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी के खिलाफ भारत में टीके का गृह प्रवेश हो चुका है। ये वैक्सीन अब उस रास्ते पर निकल चुकी है जहां से कोरोना के खिलाफ एक नया विजय पथ शुरू हो रहा है। सर्वे संतु निरामया यानी सभी के स्वस्थ रहने की कामना के साथ वैक्सीन की खेप सबसे पहले देश के जिन 12 शहरों में पहुंची है उनमें दिल्ली, करनाल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे शहर शामिल हैं। कोरोना के खिलाफ ये इंतजार कितना लंबा और कठिन था इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि जैसे ही देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन को एयरपोर्ट से उतारकर बाहर लाया गया, इसका जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीर, जहां वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली एयरपोर्ट से राजीव गांधी अस्पताल पहुंच चुकी है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से जो बॉक्स निकाला है, इसी बॉक्स में वैक्सीन रखी गई है और उसको अब अंदर ले जाया जा रहा है। ये देखिए बड़े एहतियात तरीके से, आप देखिए किस तरीके से, ये पहली तस्वीर है वैक्सीन की जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के लिए जो आई हुई वैक्सीन है वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजीव गांधी अस्पताल से, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। ये देखिए ये दूसरा बॉक्स, ये 2 बॉक्स अब तक निकल चुके हैं और बताया जा रहा है कि ऐसे काफी बॉक्सेस बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग डोजेस रखी गई है। ये तीसरा बॉक्स निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सारे बॉक्सेस को अंदर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है। दिल्ली में पहली खेप में कोविशील्ड वैक्सीन के कुल 22 बक्से आए जिनका वजन 1008 किलोग्राम है। हर बॉक्स में 12,000 डोज हैं। अभी कुल 2,64,000 डोज दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जबकि पहले चरण में दिल्ली में करीब 9 लाख लोगों को टीका दिया जाना है। जो इंतजाम हम कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी जो आज बॉक्सेज आए हैं 20-22 बॉक्सेज हमारे पास आए हैं और एक बॉक्स में कोई 12,000 वो हैं डोजेज, एक वायल में 10 वो हैं डोजेज। तो बेसिकली कुल मिला के 2.5 लाख के आसपास डोजेज आज हमारे पास रिसीव हुई हैं। टीका लगाने के लिए दिल्ली में कुल 89 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 40 सरकारी अस्पताल हैं जबकि 49 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक 16 जनवरी को टीका लगाए जाने की शुरुआत हो रही है। जिसको टीका दिया जाएगा उसे कोई एक पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। दिल्ली में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन जो फर्स्ट फेज में लगाया जा रहा है 89 हम सेंटर्स बनाए हैं जो कि सभी हॉस्पिटल्स में है और 16 तारीख से इनको लगाना स्टार्ट किया जाएगा और वैक्सीन की फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है अभी पहुंच चुकी है, बाकी 1-2 दिन में सारी आ जाएगी। हॉस्पिटल्स ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स ही लिए गए हैं और ये अलग अलग से, तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूँ।
दिल्ली सरकार के लगभग 30 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, केंद्र सरकार के 6-7 हैं। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होगा, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उनसे कोई ना कोई आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया तो आईडी प्रूफ के साथ किया गया। ये कोरोना के खिलाफ महज एक दवा भर नहीं है, ये वैक्सीन देश की उन्नति का वो जरिया है जो कोरोना काल में ठप पड़ चुकी अर्थव्यवस्था के लिए भी संजीवनी साबित होने वाली है। यही वजह है कि हैदराबाद में जैसे ही ये वैक्सीन पहुंची, सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वेयर हाउस है, वहाँ पर मौजूद हूँ। हैदराबाद एयरपोर्ट से जो वैक्सीन की खेप है वो अब यहाँ पर कोटी पहुँच चुकी है वेयर हाउस में। और ये देखिए आप, जो वैक्सीन की जो खेप है वो लेकर अंदर जाया जा रहा है। ये सामने जो वैन आपको नज़र आ रही है, इसी वैन में 31 बॉक्सेस आए हैं। कुल 3,32,000 डोजेज, 3,72,000 डोजेज हैं इसके अंदर, जिनको लोगों को दिया जाएगा। तो ये पहली खेप है कोरोना महामारी के खिलाफ जो कैंपेन शुरू हुआ और जिस तरह से वैक्सीन डेवलप हुई है, ये राहत की पहली खेप हैदराबाद पहुंच गई है। 16 तारीख को ये प्रोग्राम, वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। रोल आउट दिस प्रोग्राम 1200 लोकेशंस, सेशन साइट्स में हम रोल आउट कर रहे हैं। अभी तक तेलंगाना स्टेट में 3.10 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स बेनिफिशरीज रजिस्टर हुआ। दरअसल हैदराबाद में कोविशील्ड की 3,64,000 डोज पहुंच चुकी है। जल्दी यहां कोवैक्सीन की 20,000 डोज भी पहुंचने वाली है। टीके के लिए 3,10,000 हेल्थ केयर वर्कर ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हेल्थ केयर के बाद वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर को दी जाएगी। 16 जनवरी से 138 हेल्थ केयर सेंटर पर वैक्सीन दी जाएगी, जबकि 18 जनवरी यानी अगले सोमवार से वैक्सीनेशन सभी 1,213 केंद्रों पर शुरू कर दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में भी कड़ी सुरक्षा के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। वैक्सीन का पहला जत्था अहमदाबाद पहुंच चुका है। तकरीबन 2,76,000 जो वैक्सीन के जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर भेजे जा चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये पूरा स्टिकर्स लगाए गए हैं उसको, और ये रेफ्रिजरेटर वेन में है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं रश वैक्सीन लाइफ सेविंग मेडिसिन रिक्वायर्ड कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज जो 2 से 8 सेंटीग्रेड की सेल्सियस होगा उसकी सेंटीग्रेड भी लिखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के इस महाअभियान की शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है। देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन पहुंचाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने भी इसे एक ऐतिहासिक मौका करार दिया है। ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये अभी अगला चैलेंज है 2021 का, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। प्राइवेट मार्केट में जो लोगों को पैसा दे के खरीदना है वो 1,000 रुपये की MRP में होगी, मगर ये परमिशन आज तक नहीं आई है। दरअसल भारत में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, जबकि दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा बनाया गया है, जबकि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने बनाया है। कोविशील्ड के बारे में 70.42% तक कारगर होने का दावा किया जा रहा है, जबकि कोवैक्सीन के बारे में सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। इन दोनों ही वैक्सीन की 2 डोज लोगों को दी जाएंगी। कोविशील्ड की डोज में जहां 4 से 6 हफ्तों का अंतराल होगा, वहीं कोवैक्सीन की दोनों डोज के बीच 14 दिन का वक्त तय किया गया है। ये दोनों ही वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान में सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा अगर बात कोविशील्ड के दाम की करें तो इसकी एक डोज की कीमत 220 रुपए आंकी गई है, जबकि कोवैक्सीन की एक डोज 309 रुपए आंकी गई है। कोविशील्ड की एक शीशी में 10 डोज आती है, वहीं कोवैक्सीन की एक शीशी में 1 डोज आती है। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। कोरोना संकट के खिलाफ देश
एक बड़े अभियान की शुरुआत कर रहा है। इस अभियान की शुरुआत भारत में उस वक्त हो रही है जब देश कोरोना के खिलाफ एक बेहद कठिन लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। यही वजह है कि दूसरे देशों की नजर भी भारत के वैक्सीन प्लान पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान पहुंचे राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के प्रदर्शन के दौरान कोरोना वैक्सीन का ट्रक फंस गया। सिद्दीकुल्लाह चौधरी कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिसकी वजह से वहां भारी जाम लग गया और इसी में वैक्सीन ले जा रहा ट्रक भी फंस गया। जाम की वजह से परेशान लोगों ने प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने को कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान लोगों और सिद्दीकुल्लाह चौधरी के बीच बहस भी हुई। विरोध से नाराज मंत्री खुद एक डंडा लेकर भीड़ में पहुंच गए और लोगों को वहां से हटाने लगे। आशिका, एक मंत्री जिसे खुद ये कहना चाहिए कि ट्रक को जाने दीजिए क्योंकि उसमें वैक्सीन है, वो खुद उन लोगों से भिड़ गया, वो भी डंडे के साथ, जो ये कह रहे हैं भाई रास्ता खाली कीजिए। बिल्कुल अर्पिता, चौंकाने वाली तस्वीरें हैं गलसी से, जहां पर मंत्री घंटों तक रोड ब्लॉक लगा करके बैठे थे विरोध प्रदर्शन के नाम पे। जब लोग ये रोड ब्लॉक हटाने के लिए वहां पर पहुंचे, रोड ब्लॉक का विरोध किया, तो खुद मंत्री हाथ में डंडा लेकर के लोगों को मारते हुए नजर आए। न्यूज़ 18 इंडिया की कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं जहां पर मंत्री खुद मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। ये जो वैक्सीन का वैन था, इसे दोपहर तक पहुंच जाना था बांकुड़ा, लेकिन इस रोड ब्लॉक के चलते ये वैक्सीन का वैन भी देरी से बांकुड़ा पहुंचा। रास्ता बदल करके, रूट डाइवर्ट करके ये वैन जो है बांकुड़ा की तरफ रवाना हुआ है वहां से। तो लोग भी वहां पर जो थे वो भी परेशानी का उनको भी सामना करना पड़ा। आप नजर बनाए रखिए। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 पे हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।